पॉइंट चार्ज का हो गया था आपका जो केसेस था ना, अभी आज एक्सटेंडेड चार्जेस का करोगे, मैंने टॉपिक लिखा भी है। तो पहले एक थिन वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, सही है? ठीक है ये चीज? यस सर। चलिए इसका डिराइव करो यार। जैसे एक वायर है, अगर मान लो आप दिया जाए इसमें किसी गिवन लेंथ एल का कोई वायर हो, ठीक है, एल लेंथ का वायर है और इसके ऊपर कोई चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैपिटल क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और टोटल लेंथ इसकी एल दी गई है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके राइट वाले एंड से, जो इसका राइट वाला एंड है, इससे कुछ डिस्टेंस आगे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो राइट वाली एंड से कुछ डी डिस्टेंस आगे। टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर गिवन है एल के बराबर, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डी डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या प्रोसेस करना चाहिए बच्चा लोग? सर एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स एलिमेंट, है ना, डीएक्स एलिमेंट, राइट। इसमें कैलकुलस की अप्रोच लगाओगे तो कैलकुलस की अप्रोच के हिसाब से क्या करेंगे कि वेरिएबल चूज करके जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर जाकर के और वायर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करेंगे। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे एक्स डिस्टेंस पे गए और इसका एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट डीएक्स करके चूज किया इसको, और ये डीएक्स को आप एज अ पॉइंट चार्ज मान सकते हो। जो स्मॉल पोर्शन डीएक्स होगा ये एज अ पॉइंट चार्ज होगा और इसके लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसके चार्ज को हम डी क्यू माने, इसकी लेंथ को डीएक्स और चार्ज को डी स्मॉल क्यू माने। तो पहला काम तो आप डी क्यू कैलकुलेट करो कितना होगा, क्यू बाय और एल डी डीएक्स। हाँ डी क्यू इससे निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट की जो लेंथ है dx, इसको मल्टीप्लाई करके आप dq फाइंड करेंगे। उसके बाद इस dq की वजह से इस पॉइंट p पर, यहाँ पर अगर पॉइंट p मानते हो आप, तो dq की वजह से पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बाय यूजिंग पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। तो dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम de से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस dq चार्ज एट दिस पॉइंट। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कूलम्ब कांस्टेंट k इंटू इसका चार्ज dq, जिसको हम रिप्लेस कर लेंगे q बाई एल इंटू dx के थ्रू, और पॉइंट चार्ज से ये वाला पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इनके बीच में x डिस्टेंस है, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और करेंगे। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड हो जाएगी डी। और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, आप इसको ऐसे न जाने कितने एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, उन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में ही आएंगी। तो आप ये एलिमेंट कहीं पर भी चूज कर लोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबका एक ही होगा। तो जब सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कॉमन है, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोगों ने ये x चूज किया है, वेरिएबल x आपने पॉइंट P से लिया है, तो पॉइंट P से वायर का जो राइट वाला एंड है उसका डिस्टेंस d रखेंगे, पॉइंट P से वायर के राइट एंड की डिस्टेंस d, और पॉइंट P से वायर की जो लेफ्ट एंड है उसका डिस्टेंस रखेंगे, तो ये d प्लस एल। करके देखो बच्चा लोग क्या आंसर बनता है इसका। के क्यू डी प्लस ए प्लस एल। फाइनल आंसर ले आओ। के क्यू अपॉन डी 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 प्लस प्लस एल। एल। ध्यान से करो बच्चा, ये dx बाई एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करोगे ना dx बाई एक्स स्क्वायर को, और लिमिट d से d प्लस एल की रखनी है आपको। तो अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस इंटू एल प्लस डी। यस सर, यही आया। यस सर। चेक करो।
आफ्टर इंटीग्रेशन और लिमिट रखने के बाद जो आंसर बनेगा वो कह रहा हूँ। एल नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, शायद डी आएगा। यस सर। के हाँ क्यू बाय सर। स्मॉल डी इंटू एल प्लस डी आएगा। एक बार चेक कर लो इस आंसर को। कंफर्म करे बच्चा, फिर आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन है ना अभी आज। यस सर। तो भाई सर यस। आंसर सही है। यस सर। यस सर। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया आपका। एक एल लेंथ की वायर से डी डिस्टेंस राइट साइड जाने पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसकी वैल्यू के क्यू बाई डी इंटू एल प्लस डी होगी। अब इसके अंदर दो स्पेसिफिक केसेस अगर सॉल्व करते हैं, जिसमें से एक, जैसे ये जो रिजल्ट है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई डी इंटू एल प्लस डी, तो इसको ऐसे याद रखोगे, डिनोमिनेटर में जो दो डिस्टेंसेस यूज की जा रही हैं वो कौन सी हैं। मतलब लर्न कैसे करोगे आप, डी डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड ऑफ दैट पॉइंट और एल प्लस डी डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एंड। मतलब एक तरीके से राइट वाली एंड से पॉइंट पी का डिस्टेंस और लेफ्ट वाली एंड से पॉइंट पी के डिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। ये एक डिस्टेंस डी रखा है और एक डिस्टेंस आपका डी प्लस एल। दोनों डिस्टेंसेस की ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके अगर आप उसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा डी इंटू एल प्लस डी। अब इसके ऊपर ना कुछ स्पेसिफिक केसेस भी आते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे ये आएंगे। फॉर पहले तो आपको एग्जांपल ये दिखाएं। फर्स्ट एग्जांपल आप ऐसे देखो, लेट्स से अगर ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है और इसके चार्ज की वैल्यू हम कुछ 10 टू द पावर -6 कूलम मानते हैं। 20 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -6 कूलम, और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये पॉइंट यहाँ से कुछ 10 सेंटीमीटर पे है। क्या बनेगा आंसर बताओ आप। सीधा फॉर्मूले अंदर वैल्यू रखनी है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो इसके अंदर। कांस्टेंट के कोलंबिक कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज 10 टू द पावर -6 कूलम का, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस यानी 0.1 मीटर में, और 10 प्लस 20 यानी 0.3। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कैलकुलेट 3 करके इंटू 10 की पावर 5। हाँ, बड़ा सिंपल सा है। मतलब स्ट्रेट Yes, फॉरवर्ड sir. क्वेश्चन आएंगे आपको। जस्ट ये वैल्यू याद होती है। याद करने के भी तरीके हैं। फ्रंट एंड राइट एंड और लेफ्ट एंड से दोनों की जो डिस्टेंस है वो डिनोमीटर में आ रहे हैं आपके। डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए। तो दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करनी है, एक राइट एंड वाली और एक लेफ्ट एंड वाली। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन इसका लेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। x इक्वल टू 0 और जो वायर है वो x0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। वायर की जो लोकेशन है वो x0 है और वायर x0 से लेकर के और अप टू इन्फिनिटी, फ्रॉम x0 एंड अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये वायर। पॉजिटिवली चार्ज वायर है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसके लिए लैम्डा दिया हुआ है आपको। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट मींस इसकी यूनिट आनी चाहिए कूलम्ब पर मीटर। पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा स्टार्टिंग फ्रॉम x0 एंड अप टू द इनफाइनाइट वैल्यू। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस ओरिजिन पॉइंट, वायर स्टार्टिंग फ्रॉम x0 एंड एंडिंग एट x इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर कह सकते हो आप। स्टार्टिंग फ्रॉम x0 एंड अप टू द इन्फिनिटी। पर यूनिट लेंथ चार्ज की वैल्यू लैम्डा दी गई है। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर के लैम्डा बाय एक्स नॉट। के लैम्डा बाई एक्स नॉट। राइट। इसी से कर सकते हैं, इसी वाले कंसेप्ट से। इसी वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर डी कॉमन ले ले, एल कॉमन ले ले, अगर यहाँ से एल कॉमन ले ले, अगर इसी फॉर्मूले में एल को कॉमन ले ले तो ये एल बाहर ले आइए और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एल। और जो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एल है, दैट मींस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। इसको आप लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई एल की जगह पर लैम्डा, डिनोमिनेटर में D, और जब ये L इनफाइनाइट होगा
लेंथ ऑफ वायर इन्फिनिटी के बराबर होगी, डी अपॉन इन्फिनिटी वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा आपके लिए। सो फाइनली आंसर बनेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। डी मतलब फ्रंट एंड से पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो इसी कंसेप्ट को लगाओ के लैम्डा बाय डी वाले कंसेप्ट को, इसमें डी हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस यानी कि x0। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर के लैम्डा डिवाइडेड बाय x0। और इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए डायरेक्शन क्या बनेगी? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर ले रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर केस में राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड? अगर ये पॉजिटिव, नेगेटिव लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनाइट वायर्स का भी निकाल सकते हैं और इनफाइनाइट वायर्स हैं तो भी आप इसी रिजल्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का और निकाल सकते हो आंसर। तो ये हमने एक फाइनाइट वायर का एग्जांपल लिया है और एक इनफाइनाइट वायर का एग्जांपल लिया है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। ना इसका एक दूसरा केस भी आता है, वायर्स में एक और केस आता है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या किसी भी और पॉइंट पर निकालने को आ सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखो इसमें भी एल लेंथ का वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। एल लेंथ का वायर, टोटल चार्ज इसका कैपिटल क्यू दे रखा है आपको, और अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इसके राइट वाले एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। परपेंडिकुलर टू द वायर कोई पॉइंट दे रहे हो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये डिस्टेंस से टी मान लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने वायर के अलोंग सॉल्व किया था, अलोंग द वायर डी डिस्टेंस पे सॉल्व किया था। अब आप परपेंडिकुलर टू वायर डी डिस्टेंस पे निकालो, तो प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा। सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस क्वेश्चन में भी सेम ही रहेगा। आप इसके राइट वाली एंड से, जो ये राइट वाला एंड है, इससे x डिस्टेंस लेफ्ट जाओगे, यहाँ पर एक इसका डिफरेंशियल पार्ट जिसको बोलते हैं छोटा सा एलिमेंट dx, इसके चार्ज को हम dq लिखेंगे, जो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू इसकी जो लेंथ हमने चूज की है dx, और इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए dq को पहले पॉइंट p से कनेक्ट करोगे, और फिर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इससे बाहर की तरफ दिखाएंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो फिर हम टुवर्ड्स द चार्ज दिखाते। तो इस केस में हमारे लिए DE की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, इस तरफ आएगा डायरेक्शन ऑफ DE। बट इसमें क्या है कि इंटीग्रेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। उसका रीजन क्या है कि डायरेक्टली हम DE को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, DE को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पर एलिमेंट कहीं और चूज कर लेते, ये एलिमेंट अगर हम यहाँ की बजाय यहाँ चूज कर लेते, तो क्या इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता आपको? मतलब जिस डायरेक्शन में यहाँ वाला एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नो दे रहा है, सर। हाँ बिल्कुल, तो बाकी के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और वेक्टर की डायरेक्शन भी बदल रही है। तो जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर बदल रहा हो, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके y और x एक्सिस के कंपोनेंट्स फाइंड करें। उसके लिए अगर ये एंगल थीटा से एज्यूम करते हैं तो इस तरफ हम लिखेंगे DE इंटू कॉस थीटा कंपोनेंट, और इस तरफ लिखोगे आप DE मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट हो गया जो परपेंडिकुलर टू द वायर है, वायर की ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर साइड पर ये कंपोनेंट, और DE cos थीटा को हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि इस गिवन वायर के पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है। DE पैरेलल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, वन परपेंडिकुलर टू वायर, वन इज पैरेलल टू द वायर, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। मतलब इसको अलग इंटीग्रेट करके लाओगे, इसको अलग इंटीग्रेट करके लाओगे। दैट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर वाला cos सर थीटा परपेंडिकुलर cos थीटा है। ओके ओके ओके, हाँ थीटा ये एंगल है, cos ऑफ थीटा यहाँ पर और sin ऑफ थीटा यहाँ पर। सो DE cos D sin थीटा वाले टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के पैरेलल साइड पर मिलेगी। इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं साथ में। देखो DE की वैल्यू पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से लाएंगे तो ये हो जाएगा K, इसका चार्ज है DQ अपॉन इस पॉइंट चार्ज से और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो,
ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर आप इसको डी और थीटा के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? इन टर्म्स ऑफ डी एंड थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज टी करके tan अगर थीटा डी और थीटा के फॉर्म में ये वाली डिस्टेंस, D sec theta. हाँ, तो ये डिस्टेंस हम जानबूझ करके डी और थीटा के फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये डी इंटू सेकंड थीटा बन जाएगा। उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, साथ में एक साइन थीटा पहले से ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर डी क्यू को रिप्लेस करेंगे, और डी क्यू जब रिप्लेस करोगे तो डी क्यू की वैल्यू भी आप ये लिखोगे, इट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ डीएक्स। इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, एंड रीजन मेरा सिंपल सा है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन से अलजेब्रिक इंटीग्रेशन से ज्यादा आसान पड़ती है हमेशा। तो आप dx को भी थीटा के फॉर्म में ला सकते हो, वैल्यू ऑफ dx भी हम थीटा के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? dx और थीटा के बीच रिलेशन बन जाएगा, tan ऑफ थीटा निकालेगा, tan थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाय d। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि x विल बी इक्वल्स टू d मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ थीटा। तो यहीं से हम इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। That means dx will be equals to d multiplied by, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, sec square theta into d of theta। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। ठीक है, तो अब हम dq को रिप्लेस करेंगे यार, और टेम्पररी में एक काम और करने वाला हूँ, q by l को मैं लैम्डा यूज कर लूंगा। जो ये q by l है, इसकी जगह पर लैम्डा का सिंबल लगाएंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ का। तो q by l को रिप्लेस करके हम लैम्डा यूज करेंगे, और dx को रिप्लेस करके d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लगा देंगे। तो वो स्टेप मैं यहीं पर कर रहा हूँ, dq को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो q by l की जगह लैम्डा, ये d आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और जो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा वो डिनोमिनेटर वाले सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर जाएगा, यानी कि ये टर्म हट जाएगा यहाँ से, और सिर्फ आपके पास बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये एक सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनेगा। हम लोग चाहते तो एक्स के फॉर्म में भी करते, बट वो अलजेब्रा वाली फंक्शन बन जाती है, उनके इंटीग्रेशन जल्दी याद नहीं होते। बट ये साइन थीटा और कॉस थीटा का बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, सभी को याद रखना है। क्लियर हुआ आपको पर्पस मेरा यहाँ पर? थीटा के फॉर्म में लेने का जो मेरा पर्पस था वो, हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए था। बाकी जिनका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, अगर वो अलजेब्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सब जानते हो अगर आप, तो बेटर है, आराम से कर सकते हो। अदरवाइज इससे अब लिमिट्स रखेंगे थीटा की, क्योंकि वेरिएबल अगर हमने थीटा माना है तो लिमिट्स भी हम थीटा की पुट करेंगे। तो थीटा की लिमिट आप कैसे रखोगे? थीटा हमारा इस परपेंडिकुलर लाइन से बनने वाला एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे बनने वाला एंगल। तो जब हम राइट वाले एंड पर होंगे, बिल्कुल राइट वाले एंड पर, तो राइट वाले एंड के लिए ये जो लाइन होगी यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा, और सबसे लेफ्ट वाले एंड पे जब जाओगे आप, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर, तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। टाइम बीइंग मैं इस पूरे एंगल को बीटा से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब टोटल वायर का पॉइंट पी पर जो एंगल बन रहा है उसको बीटा मान लेंगे। तो राइट वाले एंड के लिए एंगल थीटा की वैल्यू 0, मतलब अगर हम ये एलिमेंट यहाँ पर चूज करते तो एलिमेंट थीटा 0 बनता, और ये वाला एलिमेंट अगर हम बिल्कुल इस वाले एंड पर चूज करते तो मुझे बीटा एंगल लेना पड़ता। यानी कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम एंगल बीटा। अभी ये रिजल्ट काफी सिंपल हो जाएगा, देखो आपका क्या बनता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, सभी को याद रहेगा ये। जी बच्चा लोग, क्या बनेगा सर? बोलो सर बोलो बोलो। सर इसको गॉस थ्योरम से क्यों नहीं कर सकते? गॉस थ्योरम, देखिए गॉस थ्योरम बुक की लिमिटेशंस, मतलब लिमिटेशंस तो नहीं कहेंगे बट लिमिटेड एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो आप, वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही केसेस हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से निकालते हैं। उसमें से एक आता है स्फेरिकल चार्ज का, एक आता है सिलिंड्रिकल चार्ज का, और बाकी आते हैं आपके इनफाइनाइट वायर्स के या फिर इनफाइनाइट सरफेसेस के। वो हम अभी गॉस थ्योरम में भी आपको समझाएंगे कि गॉस थ्योरम से फाइनाइट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना मैथमेटिकली डिफिकल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि गॉस थ्योरम यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, गॉस थ्योरम तो वैलिड हर जगह होगी, लेकिन
उसके अंदर जो इंटीग्रेशन आएगा वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आएंगे। और गॉस थ्योरम लगाने के लिए बेसिकली गॉस थ्योरम का वर्किंग कंसेप्ट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है, और फ्लक्स को डिफाइन करते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी गॉसियन सरफेस से पास होती हैं। तो क्या मुझे ये पता है कि इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा, किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इसकी? इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना यार, क्योंकि ये सारी चीजें हमें नहीं मालूम है पहले से, एडवांस में ये सब नहीं मालूम मुझे, इस वजह से हम गॉस थ्योरम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और वो फायदा भी नहीं है, मतलब उससे जल्दी आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। गॉस थ्योरम का ध्यान रखना, 3 ही केसेस हैं टोटल, स्फेरिकल चार्ज, सिलिंड्रिकल चार्ज, इनफाइनाइट लाइन और इनफाइनाइट सरफेस, बस इसके अलावा गॉस थ्योरम से कोई नहीं करेंगे। आंसर बताए बच्चा इसका क्या आएगा? सर k lambda by d1 minus cos beta। हाँ, इसको ठीक हटा है दें, सर। इसका रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका रिजल्ट यहाँ पर बनेगा k टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय d और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ दिस बीटा एंगल। ये पैरेलल कंपोनेंट आया, और इसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा जो इस d cos थीटा को इंटीग्रेट करेगी। तो अभी आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। जब हमने d sin थीटा लिखा था तो हमने इंटीग्रेशन के अंदर sin थीटा को इंटीग्रेट किया है। आप सारा प्रोसेस सिमिलरली रिपीट करो। तो जब यहाँ पर डी साइन थीटा था तो आपने साइन थीटा का इंटीग्रेशन यूज किया हुआ है। जब यहाँ डी कॉस थीटा रखेंगे तो इसका मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, और उस कॉस थीटा के इंटीग्रेशन भी 0 से बीटा के बीच में ही होगी। तो क्या पूरा एक्सप्रेशन लिखें, या जो काम यहाँ पर किया है इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं? रिजल्ट और बिल्कुल सिमिलर आएगा, सिर्फ ये होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर जहां पर पहले साइन थीटा था, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होगी, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, उसकी लिमिट जब 0 से बीटा रखोगे तो यहाँ पर सिंपली k लैम्डा अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा आएगा। ये बात समझ पाए? हाँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। ये मेरा वजह थी इंटीग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लाने का। तो मेरा यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंपल होगा, और दूसरा सेकंड कंपोनेंट के लिए मुझे फिर से कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बनेगा, एक इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। अल्टीमेटली बच्चा हमारा एम होता है आंसर लाने का, बट वो भी कम से कम टाइम के अंदर। पर्पस सारा सिर्फ इतना है कि टाइम मेरा कम लगे। तो ये रिजल्ट सब ध्यान रखोगे आप, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू करा देते, इसको यूज कैसे करेंगे अगर इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल हो। फॉर एग्जांपल एक बार फिर से वही 20 सेंटीमीटर वाला वायर चूज करें, जिसकी चार्ज की वैल्यू इस बार चेंज कर देते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है या 3 माइक्रोकूलम है, और परपेंडिकुलरली आपको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर साइड पर जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो 2 कंपोनेंट्स दिखाओ, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से दूर जाना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो रिपेल होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका आप दिखाओगे ऊपर की साइड पर, और पैरेलल कंपोनेंट दिखाओगे इस तरफ। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो k लैम्डा अपॉन d, तो इसको मैं न्यूमेरिकली पुट कर रहा हूँ 9 10 टू द पावर 9। लैम्डा के लिए आपको q अपॉन l, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 चार्ज है, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ 0.2 मीटर, k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर फिर एक 0.2 आएगा, एंड साइन ऑफ बीटा, बीटा ये वाला एंगल बनेगा जो यहाँ से आप बनाओगे, और 20 दोनों लेंथ लिए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा। साइन ऑफ बीटा की वैल्यू बनेगी 1/√2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर साइड पर मिलेगा। पैरेलल साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी फॉर्मूले से आएगी, बट वहां पर 1 माइनस कॉस बीटा का टर्म आएगा। दैट मींस सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसी ही आएंगी वहां पर भी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -6
अपॉन दिस 0.2 into 0.2, बस इतना यहाँ राइट साइड में बदल जाएगा, यहाँ पर 1/√2 की जगह 1 - 1/√2 का टर्म आ जाएगा। और एक बार जब हमारी ये दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ लगा करके इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। जब वायर के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वायर के परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेंगे और एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बताएंगे कितनी होगी, प्लस उसका ये एंगल भी निकाल सकते हैं। डन है बच्चा? बोले यस सर। ठीक है। फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर साइड पर अगर पॉइंट लेते हो तो ये रिजल्ट्स, और फाइनाइट वायर के अलोंग ही अगर हमने पॉइंट लिया रखा था इसके पहले वाली डेरिवेशन, तो उसका भी रिजल्ट। कॉपी कर लें जल्दी से इसको। नोट कर लो बच्चा, बताना कंफर्म करना, लिख लेना तो उसके बाद बता देना। यस सर, हो गया। हो गया? ठीक है। यस सर। चलिए, अब इसी में भी एक स्पेशल केस लेंगे यार, इसमें भी एक स्पेशल केस चूज करने जा रहे हैं। देखो इसमें भी अगर हम ऐसे ही चूज करें कि जो वायर है वो एक साइड तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक है, अप टू इन्फिनिटी। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसके परपेंडिकुलरली आपको डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी है। क्या आंसर आएगा? मतलब यही एग्जांपल ले रहे हैं, बट इस एग्जांपल में जिसको मैंने फाइनाइट लेंथ लिया था, अगर इसको इनफाइनाइट लेंथ चूज कर ले, टोटल सर लेंथ ई इनफाइनाइट है। सर ई बीटा को पैरेलल 90 होगा रख के दीजिए, लैम्डा बाय डी। बीटा 90 हो जाए। हाँ, आप तो देखो वायर को आप जितनी ज्यादा लेंथ का चूज करोगे, जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की, उतना बड़ा एंगल बीटा बनेगा। और अगर ये लेंथ इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी तो बीटा वाली वैल्यू भी 90 डिग्री को टेंड कर जाएगी। और अगर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री को टेंड कर जाती है, आप चेक करो क्या रिजल्ट्स बनेंगे। के लैम्डा बाय डी। हाँ, अगर एंगल बीटा 90 को टेंड कर जाए तो पैरेलल कंपोनेंट भी आपका के लैम्डा बाय डी बचेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी के लैम्डा बाय डी बचेगा। दैट मींस अगर ये इनफाइनाइट वायर है और परपेंडिकुलर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स की सेम वैल्यू बन रही है, पर के लैम्डा बाय डी और के लैम्डा बाय डी। बीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन ऑफ 90 1, कॉस ऑफ 90 0। तो पैरेलल टू वायर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय डी और परपेंडिकुलर टू वायर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय स्मॉल डी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुआ। और इसके मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालोगे आप यहाँ पर, ऑब्वियसली अगर ये दोनों कंपोनेंट्स आइडेंटिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पर, अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके, तो ये ऑब्वियस है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है बच्चा लोग? यस। ओके, तो ये भी रिजल्ट फ्रीक्वेंटली आता है, इसको याद रखना है। ये रिजल्ट काफी फ्रीक्वेंट है, मतलब कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक इनफाइनाइट वायर के किसी भी एंड पर, एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलरली अगर आप डी डिस्टेंस पे जाते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके पीछे वाला एग्जांपल भी याद रखना कि इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट से वायर के अलोंग अगर डी डिस्टेंस जाते हैं, अलोंग द वायर डी डिस्टेंस, तो उसका रिजल्ट पिछले वाले एग्जांपल में के लैम्डा अपॉन स्मॉल डी था। और परपेंडिकुलरली अगर आप डी डिस्टेंस जाते हो तो उसका आंसर है √2 टाइम्स के लैम्डा बाय स्मॉल डी 45 डिग्री के एंगल पर। और यहीं से आप ये भी डिराइव कर सकते हो, इन रिजल्ट्स को काफी ज्यादा जनरलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास एक फाइनाइट वायर हो और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना चाहते हो, फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब कि टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ L, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले,
फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। कर सकते हैं इसको, 2k lambda by इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो चाहो तो आप, मतलब मैं ये चाहता पैरेलल हूँ, वाला कैंसिल हो जाए। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि यही वाले रिजल्ट्स यूज किए जाए बार बार, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है। तो इसको मैं दो वायर्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये सिस्टम दो वायर्स के में डिवाइड हो गया, एक वायर Q/2 चार्ज का, दूसरा वायर भी Q/2 चार्ज का, एक वायर L/2 लेंथ की, दूसरा वायर भी L/2 लेंथ का। और इस वाले वायर के लिए मेरे को रिजल्ट्स पता है, एक वायर के लिए रिजल्ट्स पता है, इसके अंदर इस वाले वायर की वजह से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा और एक इधर पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा। और जब आप राइट वाला वायर चूज करोगे तो राइट वाले वायर की वजह से पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन लेफ्ट होगी और राइट वाले वायर की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर मिलेगा। तो लेफ्ट वायर की वजह से, मतलब लेफ्ट हाफ पार्ट की वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा, राइट हाफ की वजह से वो पैरेलल कंपोनेंट अपोजिट होगा। लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के पैरेलल वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर जाएंगे, और अगर ये कैंसिल कर गए तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर साइड पर मिलेगी और इसकी वैल्यू अब हो जाएगी बीटा एंगल, हम इसको मान लेंगे यहाँ पर, और वो बीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा एक्चुअली अगर इसको आप बीटा एंगल मानते हो। तो k लैम्डा बाई डी साइन बीटा एक साइड से और k लैम्डा अपॉन डी साइन बीटा दूसरे साइड से मिलेगा, यानी कि टोटल आंसर हो गया हमारे लिए 2 टाइम्स k लैम्डा अपॉन स्मॉल d एंड साइन ऑफ बीटा। बोलो बच्चा, इसमें डाउट कोई हो तो बताए, कोई पॉइंट रिपीट करना हो तो वो बता दें। हाँ जी बच्चा, तो बताओ। यस सर। जितने भी रिजल्ट्स हैं ये सब पुराने, जो सबसे पहले अभी रिजल्ट निकाला था उसके बेसिस पे निकाल रहे हैं ना ये सारे। ये वाले के बेसिस पे, इस वाले देखो, हमारा हमारे दो डेरिवेशंस हो रही हैं। एक डेरिवेशन हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द एंड पॉइंट along the wire d distance and from the end point perpendicular to wire d distance, ये दो बेसिक रिजल्ट्स हैं, इनके बेसिस पर हम बाकी के सारे आंसर्स ला दें। मतलब एक फंडामेंटल रिजल्ट ये हो गया, एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर जाएंगे, तो ये दो कंपोनेंट्स, मतलब इस रिजल्ट को याद रखना है। और इसके पहले वाला एक रिजल्ट जो था, इसके जस्ट पीछे के एग्जांपल में, जब डी डिस्टेंस वायर के अलोंग चूज किया था, जिसका आंसर बना था k लैम्डा, मतलब k इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय d और d प्लस एल, जस्ट उसके पीछे वाले क्वेश्चन में। मतलब मैं जो भी डेरिवेशंस कर रहा हूँ उसमें डिस्टेंस d जो चूज कर रहे हैं वो फ्रॉम द एंड ऑफ वायर चूज कर रहे हैं, या तो अलोंग द वायर या फिर परपेंडिकुलर टू वायर। और हमने डेरिवेशन फाइनाइट वायर्स की है, उसी से आप इनफाइनाइट वायर्स के रिजल्ट्स भी निकाल सकते हो। बताया बच्चा, अभी क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं, मतलब इन रिजल्ट्स को आप कैसे यूज करोगे, और न्यूमेरिकल्स में बार बार डेरिवेशंस नहीं करनी पड़ेगी हमें, बट तभी हो पाएगा जब ये सब याद रहे आपको, फाइनली एग्जाम टाइम तक याद रहे। प्लस ग्रेविटेशन में भी यूज होगा ये, इसमें अगर फाइंड आउट करना हो, मान लो अगेन टोटल चार्ज Q और लेंथ वगैरह सब दे रखी है, और आपकी बार जो आप पॉइंट चूज कर रहे हैं वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं है, वो पॉइंट इस वायर की 1/4 लेंथ, मतलब इसको अगर आप L/4 कह दें तो L/4 वाले साइड से कुछ ऊपर की तरफ है, फ्रॉम द L/4 साइड कुछ ऊपर है। और कितना ऊपर है ये तो नहीं दिया गया है, बट आपको एंगल्स दिए जा रहे हैं या डिस्टेंस दिया जाएगा, दो में से कोई एक काम देंगे, या तो वो आपको एंगल प्रोवाइड करेंगे या फिर वो ये डिस्टेंस d प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इसको d मान लेते हैं। चलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दिस पॉइंट, कैसे निकालेंगे इसको भी?
सर दोनों के एंगल्स जो पॉइंट चार्ज से दोनों एंड्स पे बनाएगा वो दोनों थीटा निकल जाएंगे पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, और फिर वहां पे के लैम्डा बाई डी साइन थीटा साइन थीटा 2 कर देंगे। मतलब इनका कहना है कि अगर हम ये एंगल्स टेम्पररी तो बीटा 1 और बीटा 2 मान लेते हैं, जिसको हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं डी और एल के फॉर्म में। एक तरफ बीटा 1 एंगल मान लेते हैं, एक तरफ बीटा 2। तो पहले हम काम करेंगे, पहले इस L/4 को टेम्पररी इग्नोर कर दो। आप इसको इमेजिन करो कि ये है नहीं यहाँ पर। फॉर अ टाइम बिंग इस L/4 को इग्नोर कर लें अगर, तो यही रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, इसी कंडीशन का रिजल्ट डिराइव किया हुआ है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से परपेंडिकुलर साइड पर जो आंसर बनेगा हमारा k लैम्डा बाई डी इंटू साइन बीटा, उसमें हम रखेंगे साइन ऑफ बीटा 1, और पैरेलल साइड वाला कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी k लैम्डा बाई डी और 1 माइनस कॉस बीटा 1। ये हो गया आपका 3L/4 की वजह से। ठीक है, यहाँ तक 3L/4 वाले का समझ में आ रहा है आपको? Yes. ठीक, अब जो बाकी का L/4 होगा उसके लिए करेंगे। 3L/4 कर लिया, अब जो दूसरा वाला L/4 होगा, इसके इधर की तरफ जो L/4 बचेगा, तो जब इस तरफ L/4 वाला पोर्शन ऐड करोगे आप L/4, तो इस L/4 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप 3L/4 को इग्नोर कर लें, और अब इस L/4 पोर्शन जिसके लिए यहाँ पर बीटा 2 एंगल बन रहा था, बीटा 2, तो इसके हिसाब से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा, उसको लिख देंगे k लैम्डा डिवाइडेड बाय d इनटू साइन ऑफ बीटा 2, और एक पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जिसकी वैल्यू बन जाएगी k लैम्डा अपॉन d और 1 माइनस cos बीटा 2। मतलब पहले इसको लेफ्ट साइड कंसीडर कर ले, फिर राइट साइड वाले को कंसीडर कर ले। और अब फाइनल आंसर देखो क्या बनेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐड हो गए, लेकिन पैरेलल वाले कंपोनेंट अपोजिट है। इनमें से कौन सा कंपोनेंट बड़ा है आप देखिए। एंगल बीटा 2 छोटा है, एंगल बीटा 2 की वैल्यू कम है, बीटा 1 की वैल्यू ज्यादा है। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा? k लैम्डा डी 1 माइनस cos बीटा बड़ा है। बीटा 1 वाला। सर तो इसका मतलब ये बड़ा होगा ना, 1 माइनस cos बीटा 1 वाला। यस सर। तो दैट मींस कि फाइनली आपका आंसर ये बनेगा कि परपेंडिकुलर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को ऐड करेंगे। दैट मींस परपेंडिकुलर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे k लैम्डा बाय d और ब्रैकेट में साइन ऑफ बीटा 1 प्लस साइन ऑफ बीटा 2, परपेंडिकुलर साइड। और पैरेलल साइड के लिए लिखोगे तो आप पैरेलल साइड के लिए आंसर बनेगा k लैम्डा बाय d 1 माइनस cos बीटा 1 माइनस 1 माइनस cos बीटा 2। दैट मींस टोटल वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर cos ऑफ बीटा 2 माइनस cos ऑफ बीटा 1। ठीक है, बोलो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर। आगे बढ़ते हैं। सर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी कुछ ऐसे सिमिलर फॉर्मूला होता था बेयर लैम्बार्ट लॉ में। हाँ, तो मैं इसीलिए तो इस तरीके के फॉर्मूले बना रहा हूँ ताकि जब मैग्नेटिज्म टाइम आए तो सिमिलरिटी मिल जाए आपको। मेरा इंटेंशन वही है, पर्पस। खैर, कोई मिला करके आप इस तरीके से वायर्स के सारे केसेस हम डील कर सकते हो, फाइनाइट वायर्स के। नाउ सर्कुलर वायर्स पे आ जाए यार, फाइनाइट वायर्स के बाद सर्कुलर वायर्स पे। तो इसको ड्राइव करो, मतलब एक वायर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे।
एक्स एक्सिस के अलोंग एक सर्कुलर आर्क बना रहे हैं, मतलब एक सर्कुलर आर्क अराउंड द एक्स एक्सिस जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, रेडियस ऑफ आर्क मेंशन है आपको आर के बराबर, टोटल चार्ज इस आर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस कैपिटल Q। ट्राई करना चाहोगे इसके लिए? इस आर्क की वजह से सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करना चाहोगे या डायरेक्ट बताएं इसको? तो कर रहे हैं। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin थीटा बाय 2, थीटा पूरा एंगल है वो आर्क का। अच्छा, मतलब ये टोटल एंगल कुछ मान ले, अगर थीटा मान लेते हैं तो सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin थीटा बाय 2। ओके, यस सर, 2 के लैम्डा बाई आर sin थीटा बाई 2। इसका मतलब डिराइव कर रखा है। यस सर। ठीक है, जिन्होंने नहीं डिराइव किया उनके लिए बता दें कैसे करोगे। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मान रहे हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसेस हुआ। पहले यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना लेंगे उसका बीटा वगैरह, और एडिशनल एंगल जो वो एलिमेंट चूज करेगा उसको हम कुछ डी बीटा से डिनोट कर देंगे। जैसे बीटा एंगल एंड फर्दर का जो एंगल बनेगा उसको आप डी बीटा से डिनोट करें, और इसके चार्ज डी क्यू को कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो डी क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा ऐसे आएगी, टोटल चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दिस टोटल एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय वो एंगल जो इस वाले एलिमेंट ने बना रखा है, और इस वाले एलिमेंट का अपने सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो डी बीटा बन रहा। तो एंगल के हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि टोटल एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग Q चार्ज, तो फिर डी बीटा के करस्पॉन्डिंग इतना चार्ज डी क्यू मिल जाएगा। उसके बाद इस डी क्यू की सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, के वैल्यू ऑफ डी क्यू और डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज से इस वाले पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ आर्क है ये आर स्क्वायर। इसको भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करोगे, इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा डी इंटू कॉस बीटा वाला, और दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा डी इंटू साइन बीटा वाला। थोड़ा सा सिमेट्री का आर्गुमेंट लगाओगे। सिमेट्री आर्गुमेंट ये यूज करोगे कि अगर ऐसा ही एलिमेंट हम इस तरफ चूज करते सिमिलर एंगल पर, जितने एंगल पर एक्स एक्सिस के ऊपर एलिमेंट लिया है, अगर उतने ही एंगल पर एक्स एक्सिस के नीचे एलिमेंट लेते, तो इस वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ जाता। उसके कंपोनेंट करेंगे तो एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट आता, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाता। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले कंपोनेंट्स और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स की सिमेट्री की वजह से इनमें से कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसिल आउट कर रहा होगा, और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसकी वजह से और इसकी वजह से ऐड हो रहे होंगे। तो डी कॉस बीटा और इधर डी साइन बीटा, मतलब कॉस बीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं या फिर साइन बीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं? cos बीटा वाले ऐड हो रहे हैं। क्रॉस बीटा, मतलब ये जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, इधर भी एलिमेंट है इधर भी एलिमेंट है, वो कैंसिल आउट करोगे। सिंपली आप लेफ्ट साइड पर आंसर निकालोगे, तो हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देंगे फाइनल आंसर आने के लिए। यानी कि फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का जब निकालेंगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ अगेन डी इंटू कॉस बीटा। लिमिट्स बताना बच्चा, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। है ना? ठीक है, ये जो एंगल बीटा है वो एक्स एक्सिस से ले रहे, तो एक्स एक्सिस से थीटा बाई 2 एंगल ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और एक्स एक्सिस से थीटा बाई 2 नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो माइनस थीटा बाई 2 से एंड प्लस ऑफ थीटा बाई 2। फाइनली इसका जो आंसर बनेगा पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद वो हो जाएगा के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय थीटा इंटू आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन थीटा आर स्क्वायर, और कॉस बीटा इंटीग्रेट हो जाएगा। उसका जब आप रिजल्ट पुट करोगे, लिमिट्स रखोगे, तो यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा बाई 2 का टर्म आ जाएगा। बताओ बच्चों।
सर ये तो थोड़ा वैसे ही जैसे सेंटर ऑफ मास सर आर का होता है सर। नहीं, अब उसको हाँ। उससे रिलेट मत करिए, वो बिल्कुल अलग चीज है। सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर आप वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हो, अलग है उससे। अच्छा सर। अच्छा, यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है इस आर्क की? इस आर्क की टोटल लेंथ अगर निकालनी हो, अगर ये टोटल एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पर, सर आर आर थीटा। थीटा। थीटा अगर ये टोटल एंगल बना रहा है और आर इसकी रेडियस है, तो ये टोटल आर्क लेंथ बन जाएगी थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इसमें से जो थीटा इंटू आर है, एक आर को अलग कर दे अगर इसमें से, तो थीटा इंटू आर वायर की टोटल लेंथ है और कैपिटल क्यू उस वायर का टोटल चार्ज है। सो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, इसको रिप्लेस करोगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यानी कि फाइनल आंसर आप लैम्डा के फॉर्म में लाओगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर का टर्म आ जाएगा। फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा बाय 2। ठीक है जी, बोलिए। यस सर। और ये किस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन जनरल अगर इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा इन जनरल? तो इन जनरल ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्क की जब आप दिखाओगे उसके सेंटर पॉइंट पर, तो ये हमेशा उस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन के अबाउट वो आर्क सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा होगा। मतलब जैसे ये हमारा आर्क एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, हाफ ऑफ आर्क एक्स एक्सिस के ऊपर है और हाफ ऑफ द आर्क एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जिस वाली एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब अब अगर हम अपना आर्क वाई एक्सिस के अबाउट ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जाएगी। अगर हमारा आर्क एक्स वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो फिर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब जिस भी लाइन के अबाउट ये आर्क सिमेट्रिकल होगा, उसी सिमेट्रिकल लाइन के अलोंग आप इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा बाय 2। एक एग्जांपल देखो इसमें, अगर हम अपना आर्क फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, मान लो हमारा आर्क फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैपिटल क्यू इसका चार्ज है, रेडियस आर है, 90 डिग्री एंगल बना। अब यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है आर्क इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ओरिजिन पर दिखानी है जो इसका सेंटर पॉइंट भी है, ओरिजिन पॉइंट इस आर्क का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी होगी। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो जो इस आर्क को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आर्क है तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि y इक्वल टू x 45 डिग्री पर लाइन होगी। तो ये जो 45 डिग्री की आप लाइन ड्रॉ करोगे, यही इसके लिए सिमेट्रिकल लाइन बनेगी। इसके अबाउट हाफ आर्क इस तरफ होगा और हाफ आर्क इस तरफ होगा। तो जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाओगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाओगे, ये डिपेंड करता है यहाँ पर चार्ज का साइन कैसा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो रिपल्सन मिलना चाहिए उसको, यानी कि ये डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये नेगेटिवली चार्ज आर्क रख रहे होते तो हम इसको टुवर्ड्स आर्क दिखाते, पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इसको बाहर की तरफ दिखाओगे। और इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो, ट्वाइस के लैम्डा विच इज चार्ज अपॉन लेंथ। तो इसका टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 1 क्वार्टर आर्क है, 1 क्वार्टर आर्क की लेंथ निकालेंगे पाई आर बाई 2, ये लैम्डा की वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साइन ऑफ थीटा बाई 2, जिसमें थीटा का मतलब ये पूरा एंगल बन रहा, थीटा मींस टोटल एंगल ऑफ आर, 90 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा है, साइन ऑफ 90 बाई 2 यानी साइन ऑफ 45 डिग्री। ये आपके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। क्लियर है एग्जांपल से? बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस। एग्जांपल कराइए और एग्जांपल दिखाते हैं इसका।
यहाँ पर हम एक 3/4 आर्क बना रहे हैं, 3/4 सर्कल, 3/4 सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है और थर्ड क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, लैम्डा डेंसिटी से पॉजिटिवली चार्ज है प्लस लैम्डा से, और बाकी का जो 1/4 आप देख रहे हो ये नेगेटिवली चार्ज है, रेस्ट 1/4 यहाँ पर माइनस लैम्डा का चार्ज। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन है नेगेटिवली चार्ज है लैम्डा से, बाकी सेकंड थर्ड वाले जो सेमी सर्कल बन रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्लस लैम्डा से। अब आप बताओ सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन बनेगा और क्या मैग्नीट्यूड बनेगा। एट दिस सेंटर पॉइंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करो एक बार अपने आप। सर पहले जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव चार्ज का हाफ आर्क है उसकी वजह से तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी, एंड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव लैम्डा वाला है उसकी वजह से टुवर्ड्स मतलब आई कैप प्लस जे कैप के उसमें आ जाएगी, उसके बाद दोनों का रिजल्टेड ले लेंगे तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो पहले जो आप बिल्कुल सही है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज आर्क है पहले इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब अभी टाइम बीइंग इस पॉजिटिव को इग्नोर करें और सिर्फ इस नेगेटिव पोर्शन को सॉल्व करें कि ये जो नेगेटिव पोर्शन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालोगे। तो इस नेगेटिव वाले पोर्शन का तो ऑलरेडी इसी एग्जांपल के थ्रू आएगा, बट इस नेगेटिव वाले की लाइन ऑफ सिमेट्री 45 डिग्री के एंगल पर मिलेगी। तो ये जो 45 डिग्री पर सिमेट्रिकल लाइन बनेगी और नेगेटिव चार्ज है तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिखाएंगे, इस साइड पर टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर कैलकुलेट किया यही होगा। तो 2 टाइम्स के लैम्डा अपॉन आर और साइन 45 यानी 1/√2, तो यहाँ पर भी √2 का टर्म आ जाएगा, ये इसका 90 डिग्री वाले का। और बाकी इस सेमी सर्किल को अलग से निकालोगे तो ये सेमी सर्किल कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, कौन से लाइन के अबाउट सिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है, पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा सेमी सर्किल इस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट लिखाओगे इस एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख ले तो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल कर जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। और इस सेमी सर्किल वाले के लिए जब सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके तो 2 टाइम्स के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, सेमी सर्किल के लिए ये पूरा एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री का, साइन ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 90 डिग्री, वैल्यू 1। तो ये 2 के लैम्डा बाई आर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिवली चार्ज सेमी सर्किल की वजह से, और √2 के लैम्डा बाई आर की इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री के एंगल पर इस नेगेटिवली चार्ज आर की वजह से। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट फाइंड कर लो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके। इनके बीच 45 डिग्री का एंगल है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐड करोगे। दैट मींस अगर हम इसको E1 से डिनोट कर दें और इसको E2 से डिनोट कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से लिखी जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 एंड एंगल इनके बीच में cos ऑफ 45 डिग्री का, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, बोलो। यस सर। मतलब इसकी एप्लीकेशन समझ पा रहे हो कैसे करना है इसको, इस रिजल्ट को यूज करना होगा। मतलब ये तो डेरिवेशन किया था बट इसका यूज इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। ठीक है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। अब वायर जो कि हेयर पिन टाइप का हो, हेयर पिन टाइप का वायर का मतलब ये होता है लाइक एक स्ट्रेट वायर बनेगा, उसके बाद यहाँ से एक सेमी सर्कुलर एंड होगा इसका, स्ट्रेट वायर देन सेमी सर्किल और फिर से ये स्ट्रेट वायर, और ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहे हैं, इनकी लेंथ आपको इन्फिनिटी है।
इन पे प्लस लैम्डा का चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस लैम्डा का चार्ज है, और ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इस पर भी प्लस लैम्डा का ही चार्ज है। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, एक स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, तीसरा सेमी सर्किल है, और सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी है आपको। रेडियस इसकी आर गिवन है। ट्राई करके बताओ आप जरा, इस सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? खुद से ट्राई करो एक बार फिर से, 1 मिनट का टाइम दे रहे, आप ट्राई करो। सर 0। 0 आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक, डिस्कस कर ले कैसे आएगा। तो देखो ऐसे केसेस में ना आप इसको ब्रेक कर करके सॉल्व करो। पहली बार हम इस स्ट्रेट वायर को निकालेंगे तो इन दोनों को इग्नोर करते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक वायर हो गया जिसके परपेंडिकुलर साइड पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, और इसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसे केसेस में इस वायर की 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे, मतलब 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक परपेंडिकुलर साइड पर और एक पैरेलल साइड पर। दोनों ही कंपोनेंट्स k लैम्डा बाई r होंगे। उसके बाद एक दूसरा वाला स्ट्रेट वायर कंसीडर करो जो इसके नीचे वाला स्ट्रेट वायर था। फर्स्ट स्ट्रेट वायर हो गया, उसके नीचे इसके पैरेलल ही एक दूसरा स्ट्रेट वायर था। तो उस दूसरे पैरेलल स्ट्रेट वायर की वजह से, सेकंड पैरेलल स्ट्रेट वायर की वजह से जब आप इसके परपेंडिकुलर साइड पर जाओगे तो फिर से, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इधर की तरफ एक k लैम्डा बाई r बनेगा और एक परपेंडिकुलर साइड पर k लैम्डा बाई r बनेगा। और तीसरा कंपोनेंट हमारा जो सेमी सर्किल है उसको यूज करेंगे, थर्ड कंपोनेंट। और जो सेमी सर्किल होगा यहाँ पर उसका भी प्लस लैम्डा का चार्ज है, तो उसके लिए इस पॉइंट पर जब देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, और अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके हिसाब से 2k लैम्डा बाई r साइन ऑफ थीटा बाई 2। सेमी सर्किल बन रहा है यहाँ पर, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, हाफ उसका 90 डिग्री। तो ऊपर वाले वायर की वजह से ये 2 कंपोनेंट्स, नीचे वाले वायर की वजह से ये 2 कंपोनेंट्स, और सेमी सर्किल की वजह से ये कंपोनेंट, इन सबका समेशन करें अगर डायरेक्शन को देखते हुए, ये कंपोनेंट्स वैसे भी कैंसिल कर जाएंगे, k लैम्डा बाई r और k लैम्डा बाई r, ये कंपोनेंट्स वैसे भी कैंसिल हो गए। ये दोनों मिलकर के 2k लैम्डा बाई r, और इधर की तरफ भी 2k लैम्डा बाई r, यानी अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे थे वहां पर उसकी वैल्यू बनेगी इक्वल टू 0, सारे कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट करके। समझ पाए इसको? मतलब पिछले 2 डेरिवेशंस मिला दिए गए हैं इसके अंदर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताएं इसको अब। Yes, sir. चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी आप ही लोग ट्राई करना। एक स्ट्रेट वायर अगेन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब y इक्वल्स टू इन्फिनिटी से ये वायर आ रहा है, प्लस लैम्डा का चार्ज। उसके बाद इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल से कनेक्ट किया, क्वार्टर सर्कल, इसका भी चार्ज प्लस लैम्डा है। सेंटर पॉइंट, रेडियस इसकी आर दे रखी है, और फिर यहाँ से x एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट वायर, इसका भी चार्ज प्लस लैम्डा है। ट्राई करके बताओ जरा सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ये इनफाइनाइट वायर y इक्वल्स टू इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब एक तरीके से आप इसके सेंटर पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हो कि ये पॉइंट 0,0 है, ये वाला पॉइंट आपका r,0 है, और ये अप टू इन्फिनिटी,
और ये वाला पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पर है और ये वाला पॉइंट 0,r ऐसे समझ सकते हो। ट्राई करके बताओ जरा सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। Sir, 2√2 k lambda upon r naught. इधर की तरफ भाई, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल बाय Sir, फैक्टर third quadrant में 45 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पर, और क्या आंसर बताया आपने? 2√2 k lambda upon r. 2√2 k लैम्डा बाई आर, तीसरे क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, यही आंसर बोला ना आपने, 2√2 k लैम्डा बाई आर, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के एंगल पर। Yes, sir. ठीक, और लोग बचा, बाकी लोग भी कंफर्म करना चाहोगे? टाइम और चाहिए या फिर? यस सर सेम। हाँ करो बिल्कुल प्रैक्टिस, क्योंकि आप ही को करनी है। सर -2 k लैम्डा बाय आर आई कैप -2 k लैम्डा बाय आर जी है। तो माइनस का क्या मतलब होगा इसमें? ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले इस वाई एक्सिस वाले वायर की वजह से यहाँ पर क्या डायरेक्शन दिखाएंगे यार इसका? ये जो पॉइंट है वो इस वायर के अलोंग है या फिर इस वायर के परपेंडिकुलर है? अलोंग अलोंग। तो जो अलोंग वाला पहला रिजल्ट लेक्चर स्टार्ट होने के बाद जो पहला रिजल्ट आया था कि अगर आप एक इनफाइनाइट वायर की एंड पॉइंट से आर डिस्टेंस उसके अलोंग जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलती है और उसकी वैल्यू k लैम्डा डिवाइडेड बाय d मतलब r, इनफाइनाइट वायर के अलोंग। फर्स्ट रिजल्ट जो था आज का। फिर इस वाले इनफाइनाइट वायर की वजह से जाओगे तो इसके भी एंड पॉइंट से r डिस्टेंस वायर के अलोंग ही जा रहे हो आप, इसमें भी वायर के अलोंग r डिस्टेंस पे चल रहे हैं, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अलोंग ही रहेगी और ये भी वैल्यू k लैम्डा बाई r होगी। तो इसको 1 कह दें तो ये वायर नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अगर आप 2 कह देते हो तो ये वायर नंबर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इसको हम 3 कह दें तो वायर नंबर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाइसेक्टर लाइन पर, इसके सिमेट्रिकल लाइन पर वायर नंबर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ का टेस्ट चार्ज रिपेल होगा इस तरफ, और इसमें हम आर्क वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r साइन थीटा बाई 2, थीटा 45 डिग्री, साइन 90 बाई 2, साइन 45, 1 बाई √2, दैट मींस यहाँ पर √2, ये वायर नंबर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों को मिला करके ऐड कर दो, आप वेक्टोरियली ऐड कर दो। तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले 1 और 2 वाले का रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर इसके साथ ऐड करोगे, फाइनली जो आंसर बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2√2 टाइम्स k लैम्डा बाई r सही आंसर था। तीसरे क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के एंगल पर 2√2 k लैम्डा बाई कैपिटल R। ठीक है जी, तो यस चलो लिख ले तो आप एक बार बता देना, अदरवाइज ऐसा ना हो कि इरेज कर दे फिर नोट भी ना कर पाओ। लिख लिया सर। सभी ने लिख लिया है? बच्चा कोई है ऐसा तो नहीं जिसको भी कॉपी करना हो? लिख लिया सर। ठीक, नाउ आर्क के बाद आप डिराइव करोगे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके लिए देखो, आप अगर एक सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है,
सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर, मतलब z डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। रेडियस ऑफ रिंग दे रखा है कैपिटल आर। कैपिटल क्यू चार्ज जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव भी कर सकते हो। हालांकि ये एनसीईआरटी का आपका डेरिवेशन भी है क्लास 12th का, तो शायद याद भी होगा, अदरवाइज K Yes, Q sir. X upon R square plus X square 3/2. Yes, sir. स्किप कर जाए इसको, मतलब डेरिवेशन को, सीधा रिजल्ट पे आ जाए। यस सर। Yes, sir. रिंग का रिजल्ट अगर आप डिराइव करोगे तो यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसकी एक वैल्यू होती है के रिंग चार्ज ऑफ रिंग इनटू ये डिस्टेंस जेड अपॉन डिनोमिनेटर में आता है आपके पास टर्म आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं यार आप अपना, मतलब बिकॉज क्लास 12th का पोर्शन था, वहां डिराइव है। कर लेंगे, सेल्फ डेरिवेशन कर लोगे इससे रिंग की? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, थैंक यू। अब जरा ना यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखना है। ये जो रिजल्ट बना है आपका रिंग वाला, ऑलरेडी एक रिजल्ट बना चुके हो। आपको एक सिमिलर क्वेश्चन ये देते हैं, और वो भी लास्ट क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन, कि अगर आप यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज लो, पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस लें प्लस क्यू एंड प्लस क्यू के, और उनके बीच में एक डिस्टेंस चूज करें 2a का, और इसके परपेंडिकुलरली अगर आप वाई साइड पर जाते हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस जिनके बीच का सेपरेशन 2a है, और सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। ध्यान देना जरा, इस वाले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, लिखोगे इसको K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको थीटा एंगल मानेंगे, इसके कंपोनेंट्स भी करेंगे। इधर वाले प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए इसको कनेक्ट करो, इस साइड पर KQ डिवाइडेड बाय हमारा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमेट्री के हिसाब से इनके कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे? इन दोनों चार्जेस की सिमेट्री और आइडेंटिकल होने की वजह से इनके कौन से कंपोनेंट्स ऐड करके आप आंसर लाओगे? So cos component. cos थीटा। कॉस वाले। तो उस हिसाब से क्या आंसर बनेगा यहाँ पर, अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो? इनको अगर आप cos थीटा वाले कंपोनेंट करो, और cos थीटा की वैल्यू भी y और a के फॉर्म में ला सकते हो। यही बनेगा। Sir. 2KQI upon a square plus y square की पावर 3/2. हाँ, Yes. करिए इसको जरा। इसका cos थीटा, इसका cos थीटा कंपोनेंट, फिर cos थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से लाएंगे, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो सारा को जब सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे इसे, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी K इंटू 2Q इंटू y और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। कंफर्म कर लेना ये रिजल्ट है या नहीं। यस सर। Yes, sir. ठीक, क्यों मैंने कराया इस एग्जांपल को, और रिंग वाला एग्जांपल अगर आप देखो तो क्या ये रिजल्ट जो हमने दो पॉइंट चार्जेस के केसेस में निकाला है, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ रिंग, क्या इनके बीच सिमिलरिटी नहीं है रिजल्ट्स में? Yes, sir. अगर आप देखो, हाँ, कि टू पॉइंट चार्जेस की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, मतलब कि एक सिमेट्रिकल पॉइंट पर, इन दो चार्जेस से सिमेट्रिकली लोकेटेड किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर है। के डिस्टेंस यहाँ पर रिंग के सेंटर से z ले रहे हो आप, तो इन दो चार्जेस के सेंटर पॉइंट से हम y डिस्टेंस ले रहे हैं। डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिर्फ यहाँ पर q चार्ज है और यहाँ पर 2q चार्ज है, और वो भी इसलिए है कि हमारे इस पूरे रिंग के ऊपर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर पूरे सिस्टम के पास आपका 2q चार्ज है।
मतलब क्या हुआ कि आगे से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप रिंग के रिजल्ट को रेफरेंस बना लोगे। मतलब ये जो दो चार्जेस हैं, इनको हाइपोथेटिकली ऐसा मान सकते थे कि ये किसी रिंग की डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रखे गए हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो रिजल्ट्स हैं उनमें सिमिलरिटी आकर के हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। रिंग के ऊपर ये कैपिटल क्यू चार्ज आपने पूरे सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कैपिटल क्यू पूरे सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यहां पर चार्जेस पूरे सरकमफ्रेंस पर नहीं है, सिर्फ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर है। फिर भी आपके रिजल्ट सिमिलर है। तो क्या ये कोई कंक्लूजन बन रहा है कि अगर हम रिंग का कैपिटल क्यू चार्ज ऑफ रिंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करने की बजाय, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूटी में रखने की बजाय, अगर हम इस चार्ज को रिंग के कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर रख देते और सिमेट्रिकली प्लेस कर देते, क्या तब भी ऐसा ही आंसर नहीं मिलता कि Yes, टोटल चार्ज पूरे सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय इसको हम कुछ पैकेट्स में डिवाइड कर लेते, चार्ज को कुछ पैकेट्स में डिवाइड कर लेते, मान लीजिए 5 पैकेट्स में, 6 पैकेट्स में, और एक पैकेट यहां रख देते, एक पैकेट चार्ज का यहां रख देते, एक पैकेट चार्ज का यहां रख देते, और बीच में गैप रखते। मतलब चार्जेस को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय पैकेट्स में डिवाइड करके उन पैकेट्स को रिंग की सरकमफ्रेंस पर सिमेट्रिकली रख देते, क्या तब भी यही रिजल्ट बनता इस एग्जांपल को देख करके? हाँ सर। यस सर। बनेगा? हाँ, मतलब रिंग का ये रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी यही आएगा, और चार्ज को अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय क्वांटाइज करके पैकेट्स में डिवाइड कर दें और पैकेट्स को रिंग की सरकमफ्रेंस पर सिमेट्रिकल लोकेशंस पर रख दें, तो भी यही रिजल्ट बन जाएगा। मतलब ये कि अगर हम ये करते, रिंग हम यूज करते अपना रेडियस r का, और हम टोटल चार्ज को ऐसे रखते, Q/4 चार्ज, सपोज मैं 4 पैकेट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, Q/4 चार्ज यहां रख दिया, Q/4 चार्ज हमने यहां पर प्लेस कर दिया, Q/4 यहां पर रख दिया, सिमेट्रिकल होना चाहिए मतलब, और फिर Q/4 हमने यहां रख दिया, और बीच में कोई चार्जेस नहीं है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अब यहां पर कोई चार्ज नहीं है। Q/4, अगला Q/4, अगला Q/4 और अगला Q/4। और अब अगर आपसे पूछते कि इससे जेड डिस्टेंस ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो क्या सेम रिजल्ट यूज नहीं कर सकते यही वाला? यस सर। यस करेक्ट सर। ना? हाँ, तो रिंग के इस रिजल्ट को आपको माइंड में रखना है कि रिंग के केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिराइव करते हो वो दो कंडीशंस में वैलिड है। पहली कंडीशन कि ये जो चार्ज है पूरे सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इस चार्ज को पैकेट्स में डिवाइड करके और उन पैकेट्स को रिंग की सरकमफ्रेंस पर सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया जाए। दोनों ही कंडीशंस में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम आंसर आएगा। सर अगर ये चार्जेस अपने बीच की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसी सर्कुलर पाथ पर बहुत तेजी से घूमे तो भी यही फील्ड आएगी ऊपर की तरफ? हाँ, सिमेट्रिकल रहे ना, मतलब इनके बीच 90 के डिफरेंस है एंगल वाइज, इस समय 90 डिग्री के एंगुलर डिफरेंस पर है, तो अगर समहाउ अपना ये एंगुलर डिफरेंस, एंगुलर सेपरेशन अगर ये मेंटेन करके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कांस्टेंट मिलेगी आपको। सिमेट्री होना कंपलसरी है, इसमें चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है, और यहाँ पर चार्जेस की सिमेट्रिकल लोकेशन कंपलसरी है, तभी ये रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करोगे। रोटेटिंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, बच्चा बताओ, ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? सर रोटेटिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आएगी?
बच्चा फिर से बोलो एक बार, आपके क्वेश्चन सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। सर वो चार्जेस अगर उस सर्कुलर पाथ पे अपने बीच की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहुत तेजी से रोटेट करते तो भी फील्ड उतनी आएगी सर? तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी ही आएगी, लेकिन तब उस केस में एक और फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, हाँ सर, वो तो वही सर। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो बस तब चार्जेस स्टैटिक ना होकर के चार्जेस मोशन में आ गए, वो करंट बन जाएगी। मतलब वो क्रॉस वाला जो आता है कौन सा? दोनों फील्ड तक, सर दोनों फील्ड्स होती है जब इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड हाँ, ई मैग्नेटिक और बी फील्ड। दोनों आएंगे, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट यस कंसेप्ट हो सर। जाएगा। सर ई उतनी ही आएगी ना जितनी अभी आ रही? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रहेगी। ओके सर। और एग्जांपल दिखा रहे हैं अभी इसके, देखो इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो ये एग्जांपल आपने दिखा, और एग्जांपल दिखाऊं इसको और कैसे यूज किया जा सकता है। सपोज दैट इसको मतलब इसका यूज करके आप ऑब्जेक्टिवली कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो वो देखो। आपको ना एक स्क्वायर दिया जाए, साइड लेंथ ए का स्क्वायर हो और उसके चारों वर्टेक्स पे आप आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस कर दो। चारों वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और फिर स्क्वायर के सेंटर से मतलब कि स्क्वायर की जो एक्सिस बनेगी इस पर आपको मान लो जेड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्क्वायर के 4k चारों cubes। कॉर्नर्स के ऊपर, चारों कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज, और सेंटर से स्क्वायर के परपेंडिकुलर साइड पर जेड डिस्टेंस जा रही हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी और डायरेक्शन क्या बनेगी? सर अज्यूम कर टोटल सकते हैं कि टोटल चार्ज इज ऑन अ रिंग। रूट 2 a के रेडियस का। हाँ, यही मैं बोलना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज साइक्लिक उठाओ। कोऑर्डिनेटर। हाँ, इसका एडवांटेज उठाओ। अब आगे से आप इन क्वेश्चंस को बार बार ये नहीं करोगे कि पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर कंपोनेंट्स करेंगे, नहीं। जब आपको रिंग की ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि ये चारों चार्जेस किसी रिंग के सरकमफ्रेंस पर है, बट उसके लिए उस रिंग का रेडियस पता होना चाहिए। a/√2। तो वो इसका सरकम सर्कल बनाओगे। आप एक हाइपोथेटिकल रिंग मान लो, स्क्वायर का सरकम सर्कल जो बनेगा, कितनी रेडियस का रिंग बन जाएगा ये निकाल सकते हो? a/√2। a/√2। और रिंग वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, k टोटल चार्ज यूज करेंगे यहाँ 4q का, डिस्टेंस z यूज कर लेंगे, डिनोमिनेटर भी चले गए, z स्क्वायर प्लस रेडियस जो कि हाफ ऑफ द डायगोनल बन जाएगा, a/√2 उसका स्क्वायर करेंगे यानी a²/2 टू द पावर 3/2। अब ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए? इसका एप्लीकेशन समझ गए? जी सर। रिजल्ट को ऐसे यूज कैसे करना हो, और एग्जांपल देख लेते हैं। और सिर्फ स्क्वायर में और यहाँ पर नहीं, आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन में निकाल सकते हो, एनी रेगुलर पॉलीगन। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी काम करेगा? सब में एक्सिस पर, पॉलीगन की एक्सिस पर, जो रिजल्ट आप रिंग के एक्सिस पर यूज कर रहे हैं वही रिजल्ट पॉलीगन के एक्सिस पर लगाएं। तो जैसे भी इन्होंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यूज करना है, तो उसका एग्जांपल देख ही लो आप, ठीक है। अभी मैं जब तक क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्यू चार्जेस तीनों सरफेस तीनों वर्टेक्स पर रखे जाएं और इसकी साइड लेंथ को a मान लें, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ a और इस ट्रायंगल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, मतलब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से z डिस्टेंस ऊपर, बता दो क्या आंसर आएगा यार? अब समझ तो गए हो आप। ट्रायंगल की सेंट्रॉइड से z डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो, मतलब ये लाइन ट्रायंगल की प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर 3kqx upon a square by 3 plus z square 3/2। ठीक, नीचे z स्क्वायर प्लस आपको सिर्फ एक काम करना, रेडियस निकालना है, इसके सरकम सर्कल का रेडियस। a square a/√3 is the radius। बाकी लोग भी देख सकते हैं यार। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से लेकर के एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करो तो कितने रेडियस का सर्कल बनेगा वो निकाल सकते हैं ना, उसका रेडियस सेंट्रॉइड से ये जो सेंट्रॉइड से। सर्कल बनेगा, हाँ। इस सरकम सर्कल में तीनों चार्जेस सिमेट्रिकली कहाँ प्लेस हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे? एक चार्ज की तो कमी रहेगी ना।
कोई दो जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे वो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। मतलब बच्चा, सिमेट्रिकल मतलब कैसे? सिमेट्रिकल मतलब सुनो, वेक्टोरियल सम। नहीं एक मिनट, सिमेट्री ऐसे देखें, सिमेट्री का मतलब ये होता है, सुनिएगा, कि अगर आप एक सर्किल के सेंटर पॉइंट से लेकर के अगर आपने एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ कहीं रख दिया और एक यहाँ रख दिया, और इन चार्जेस के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो 120 डिग्री का लिया, 120 डिग्री के एंगल पर ये दो चार्ज, फिर 120 डिग्री के एंगल पर ये दो चार्ज रखे और 120 डिग्री के एंगल पर ये दो चार्ज रखे, तो क्या इसको हम सर्किल के लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते? कह सकते हैं। यस सर। हाँ, तो यही चीज यहाँ बनेगी। अगर आप सेंट्रॉइड को सेंटर मान रहे हो और सरकम सर्किल बना रहे हो, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। ज्योमेट्री से इसको प्रूव कर लो आप। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सर्किल प्रूफ नहीं कर सकते क्या इसको? बताओ। यस सर। ठीक है, एक सेकंड में। और इसमें रेडियस जो फाइंड करेंगे वो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की ये डिस्टेंस निकाली। अभी किसी बच्चे ने बताया a बाय रूट 3, अभी से क्या बता रहे थे आप? a by a by root 3 रूट हाँ, 3 से उसका स्क्वायर कर लो यहाँ पर और पावर 3/2 लगा दीजिए। तो स्क्वायर के एक्सिस पर, ट्रायंगल की एक्सिस पर, हेक्सागन की एक्सिस पर, किसी भी पॉलीगन की एक्सिस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी पॉलीगन की एक्सिस पर अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़े आगे बच्चे। yes sir यस सर। और दिखाते हैं। मतलब देखो, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन लेंथी है नहीं। अब हम एक क्यूब का एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, इसका मतलब आपकी अप्रोच में कोई गलती हो रही है। तो जेई के पेपर्स में ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ही नहीं। जो रिजल्ट्स आपके सिलेबस में है उन्हीं का एप्लीकेशन समझ जाओ। क्यूब ले लेते हैं यार, और इसके सारे वर्टेक्स पर क्यू चार्ज है। ठीक है, साइड लेंथ इसकी ए मान लेंगे, क्यूब की साइड लेंथ ए मान लीजिए। और अब आपके लिए टारगेट ये है कि टॉप वाले सरफेस के जो ऊपर वाला फेस है उसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ट्राई करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टॉप फेस, या किसी भी फेस के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। क्यूब है तो सिमेट्रिकल फिगर है। सेंटर ऑफ टॉप फेस, सेंटर ऑफ द राइट साइड फेस, सेंटर ऑफ द बॉटम फेस, सबके लिए सिमिलर आंसर ही आएंगे। क्या आंसर बनेगा? sir 4kq a upon a square plus a by a square by 2 par अपर फेस का रिंग बनाएंगे तो जीरो होगा और जीरो हो जाए। लोअर वाले से समझ गया? बस हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कंसेप्ट ना पता हो रहा तो बाकी लोग क्या करेंगे, पहले ऑटो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में अपना टाइम खराब करोगे। और अगर ये लॉजिक पता है तो एक चीज देखो, ऊपर के चारों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे अगर देखी जाए, ऊपर के चारों चार्जेस की, तो एक एक सर्किल आप यहां मान लो, ये मान लो कि ये चारों चार्ज एक सर्किल पे है और ये पॉइंट सर्किल का सेंटर है, और नीचे के चारों चार्जेस को एक सर्किल पे मान लो। सेंटर पॉइंट पर आंसर कितना आएगा अगर किसी सर्किल की सेंटर पर निकालते हो आप? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सर्किल पर है और उसके सेंटर पे जीरो। Z 0 हो जाएगा। तो ऊपर के चार चार्जेस की वजह से यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे के चार चार्जेस की वजह से हम रिंग वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऊपर के इन चार चार्जेस का जो सर्किल बन रहा, ये पॉइंट सर्किल सेंटर हो गया, तो ऊपर जो जेड का टर्म आएगा वो जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन चार चार्जेस की वजह से जीरो हो जाएगी। बाकी के जो चार चार्जेस हैं उनके लिए रिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इक्वल टू के, टोटल चार्ज यूज कर लेंगे 4q, और इसके सेंटर से जो नीचे वाला सर्किल बन रहा उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर वाला डिस्टेंस, यानी ये लेंथ ऑफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए हो गया, और रेडियस ऑफ दिस सर्किल जो बनेगा हाफ ऑफ डायगोनल
समझ पा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन रिंग वाले का? हाँ Yes, सर। sir. इनको लेंदी नहीं करना है क्वेश्चन को। लेकिन ना ये क्वेश्चन अगर देखो क्या होता है, हम लोग आपको आइडियाज दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है आप सबको पता है कि बिल्कुल नया आना है टोटल। अगर मैं यहीं पर चार्जेस के साइन चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन में, तो क्या अप्रोच लगाओगे? मतलब पर्पस मेरा ये है कि आपको ये सब चीजें रटनी नहीं है यार हमको ये बताया गया था क्लास में तो ये याद कर लेते हैं। हम सिर्फ आपका थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। ऐसे भी सोचा जा सकता है, टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन करने में। अगर मैं इन्हीं चार्जेस को ऑल्टरनेट प्लस क्यू और माइनस क्यू करूँ तो प्लस माइनस इस तरीके से करूंगा। अभी अगर आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? अरेंजमेंट सेम है। देखो जब सारे पॉजिटिव थे तब तुमने रिंग वाली थ्योरी अप्लाई कर दी, प्लस माइनस है तो जीरो होगी क्या? सर तो ये 0 आ रही है। कैसे बच्चे ने जीरो होगी? आप ये श्योर हो या फिर नहीं? मतलब ये सर हाँ सर जीरो। है। जीरो हाँ जीरो होगी। तो कैसे भाई बताओ? इंडिविजुअल चार्जेस से निकाल जीरो आएगी। सर सिमेट्रिकल है सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के। गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। अच्छा सिमेट्रिकल की वजह से आपने क्या कहा कि जीरो कर देंगे इसको? सर नीचे वाले वजह से जीरो हो जाएगी। और ऊपर वाले की वजह से जीरो नहीं हो पाएगी? हो जाएगा सर होगी सर। ऊपर से भी ऊपर से भी प्लस क्यू ऊपर वाले एक वैसे दूसरे भी अगर आप कैंसिल कर रहे देखोगे हैं, तो माइनस ये क्यू एक प्लस दूसरे क्यू कर और रहे ये हैं। प्लस क्यू, अगर आप ऐसे सोचो ना, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज रखो, तो ये प्लस उस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल कर देगा। अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दे तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये वाला प्लस भी रिपेल करेगा, कैंसिल। ये दोनों माइनस उसको अट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल। इस प्लस चार्ज को ये दोनों माइनस वाले डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों माइनस, तो ये दोनों पॉजिटिव इसको ऊपर रिपेल करेंगे। अल्टीमेटली इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स ही नहीं आएगा कोई। कितना लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? सिमेट्री की वजह से बिल्कुल सही। ठीक है, समझ आया ये चीज? यस सर। लेकिन अगर ऑल्टरनेट ना होते तो बदल जाता। हाँ अगर ये प्लस प्लस ऑल्टरनेट ना होते, मतलब जैसे दोनों प्लस क्यू एक साइड पे होते। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे तो बड़े कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कहानी बदल जाती है आपकी पूरी। तो सिमेट्री होते हुए फिर वो बदल जाता है। तब मतलब रिंग वाला कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सली अप्लाई करोगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिंग वाली थ्योरी से हम जल्दी कर सकते हैं, और ज्यादातर चांसेस एग्जाम्स में इन्हीं के आने के होते हैं। लास्ट में एक डिस्क को डिराइव कर लेते हैं, और इसके लिए क्या आंसर बनेगा? देखो डिस्क है, इसका सिग्मा यूज कर रहे हैं यार, चार्ज अपॉन एरिया से, चार्ज पर यूनिट एरिया को यूज करके सिग्मा से। अब इसके थ्रू बताना क्या आंसर आएगा। बताओ जी। रेडियस इसकी आर मान लेते हैं, पर यूनिट सिग्मा है, और ये कोई डिस्टेंस जेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसमें एलिमेंट क्या चूज करोगे? सर रिंग रिंग सर आर स्मॉल एलिमेंटल रिंग। हाँ एलिमेंटल रिंग। हाँ तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि स्मॉल आर रेडियस पे जा करके और डी आर विड्थ का एक रिंग बनाएंगे। एलिमेंट हमेशा वो लिया करो जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पहले से पता हो। तो रिंग अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, इसलिए हम अपना एलिमेंट रिंग ले रहे हैं। एलिमेंट लेते वक्त ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो भी आप एलिमेंट बना रहे हो,
क्या उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है? तो हमने एलिमेंट रिंग बनाई है और मुझे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जस्ट नाउ डिराइव कर चुके अभी। तो अगर हम इस रिंग की चार्ज को dq से डिनोट कर दें, तो अभी मुझे डिराइव किया था, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था कि रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन बनता है वो k चार्ज ऑफ रिंग dq इनटू ये डिस्टेंस z और डिनोमिनेटर में r², मतलब रिंग की रेडियस का स्क्वायर यानी स्मॉल r² और प्लस z² टू द पावर 3/2। ये इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और पूरे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर आपको, बिकॉज पूरे डिस्क की सरफेस पे चार्ज है। चार्ज इसके टोटल सरफेस पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो टोटल डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसी को इंटीग्रेट कर रहे थे। और क्या आएगा आंसर इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो k, इसमें dq को रिप्लेस करना पड़ेगा इस वेरिएबल स्मॉल r के साथ। तो एरिया ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा। ये जो रिंग यहाँ पर बना रहे हैं ये कितने एरिया की है? 2 pi r dr है ना, ये जो रिंग आप बना रहे हो इसका एरिया निकालना पड़ेगा जो कि 2 pi r dr। तो dq की वैल्यू को चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू 2 pi r dr ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू z अपॉन यहाँ पर r² प्लस z² टू द पावर 3/2। और लिमिट्स क्या रखोगे इसमें? स्मॉल r की जो वेरिएबल लिया है, तो सेंटर से अगर आप लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे तो 0 से 0 to r r को कैपिटल r। ठीक है, तो ये बेसिकली कैलकुलस है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस z अपॉन अंडर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ, इसका आंसर है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ z² प्लस कैपिटल r²। तुम लोग को तो ये वैसे याद ही रखने पड़ेंगे, रिजल्ट डिराइव करो चाहे ना करो, 12th पास के हिसाब से या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिजल्ट्स याद रखिएगा। इंटीग्रेशन स्किप कर दिया हमने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस डिस्टेंस z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z² प्लस r²। दो स्पेशल केसेस में बताओ क्या आंसर आएगा। एक स्पेशल केस ये है कि डिस्टेंस z बहुत बड़ा हो r से, तो क्या आंसर बनेगा। और एक स्पेशल केस ये है कि डिस्टेंस z r से काफी छोटा हो, तो क्या आंसर आएगा। बहुत बड़ा होगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस z बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत दूर चले गए, इसे डिस्क से काफी दूर आ गए, डिस्टेंस z की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अरे बच्चा तुम तो याद करे, तुम तो रटे बैठे हो सर। 0 आएगा। 0 सर। तो आंसर रटे बैठे हो। 0 इसकी तरफ देखते ही नहीं हो क्या पूछा जा रहा है। डिस्टेंस z ज्यादा है, मतलब हम डिस्क से बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, डिस्क का रेडियस ले लो आप 2 मिलीमीटर और इससे आप 50 सेंटीमीटर दूर चले जाओ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो 2 मिलीमीटर के कंपेयर में 50 सेंटीमीटर 100 टाइम्स ज्यादा हुआ। पॉइंट चार्ज एक्ट करना रहेगा। हाँ, तो जब बहुत दूर निकल जाएंगे तो ये एक पॉइंट चार्ज बनेगा। याद करिएगा सेकंड लेक्चर, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है ना। हमारा क्या कंसेप्ट बना था कि अगर प्लस और माइनस है तो काफी दूर जाकर के उनको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते आप, लेकिन अगर सारे चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज थे तो काफी लार्ज डिस्टेंस पे जाने पर ऐसा लगेगा कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर पे मान लिए जाएंगे। और तब आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करोगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाओगे। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला के टोटल चार्ज ऑफ डिस्क, जो कि सिग्मा इंटू इसका टोटल एरिया बनेगा, सिग्मा इंटू पाई r² और डिवाइडेड बाय यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये उस लेक्चर को याद करना है जब आपको ये कल वाली क्लास में कहा था कि अगर प्लस क्यू लेते हो और इससे काफी दूर जाते हो तो आप इसको मिला करके 2q मान सकते हो सेंटर पे। लेकिन वहीं पर ये भी आपको वार्निंग दिया था कि अगर प्लस और माइनस है तो काफी दूर जा करके आप इनको क्लब करके जीरो नहीं मान सकते हो, क्योंकि तब ये डाइपोल बन जाते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहाँ पर वो चीज वर्कआउट कर जाएगी। इसको पॉइंट चार्ज मान करके हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसके काफी पास आते हैं, मतलब 2 मिलीमीटर की डिस्क है या फिर ये कह लीजिए कि 20 सेंटीमीटर की डिस्क है और आप इससे
1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उल्टा कर देगा, तो तब आप कह सकते हो कि भाई डिस्टेंस जेड जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, ये चीज काफी छोटी हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। और इस केस में डिस्क आपको ना एक इनफाइनाइट सरफेस दिखेगा, यस सर। तो बहुत बड़ी सरफेस होगी, मतलब जब 1 मिलीमीटर से अगर आप 20 सेंटीमीटर के डिस्क को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डिस्क काफी बड़ी साइज की है, इनफाइनाइट सरफेस हो गया। तो इनफाइनाइट सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आगे गॉस लॉ से भी डिराइव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही चार्ज शीट के लिए। यस सर, यस सर। इनफाइनाइट, हाँ, उसके लिए भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 डिस्क के केस में, लार्ज वाले केसेस में। ठीक है यार, तो ये आपकी डेरिवेशंस जो हो गई कंटीन्यूअस चार्जेस की, रॉड की, रिंग की, डिस्क की। इसके बाद जो डेरिवेशंस आएंगी ना वो अब आएंगी गॉस लॉ के ऊपर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आप पढ़ोगे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाकी की डेरिवेशंस बाय द गॉस थ्योरम। ठीक है, इस कैलकुलस वाले पोर्शंस को जितनी भी डेरिवेशंस थी आप डेरिवेशन समझ लें, और रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं ऐसा नोट करो, आप शॉर्ट नोट्स बना करके रिजल्ट्स कहीं लिख लो, जो कि फ्रीक्वेंटली याद करते रहे, फ्रीक्वेंटली देखते रहे उसको। सर अगर कभी जैसे हाफ डिस्क का निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आएगा बच्चा, नहीं आएगा, आप एश्योर रहिए, आएगा नहीं, नहीं आएगा ये, कहीं भी लिख सकता हूँ आपको, जेई के पेपर में तो नहीं आएगा। निकाल तो सकते हैं उसका भी, हाफ डिस्क हाफ सर्कल सबका निकाल सकते हो आप, यस सर। लेकिन मैं फिर एडवाइस ये बोलूंगा कि हम अपना टाइम ही खराब करेंगे, एग्जाम में उससे कुछ नहीं आने वाला। एग्जाम्स के लिए जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो आज के लेक्चर में कवर्ड हो गया है, बाकी जो भी बचा है वो गॉस लॉ से रिलेटेड है, तो वो फ्लक्स पढ़ करके ही हो पाएगा। अपने सिलेबस को ना प्रिसाइज रखिए बिल्कुल, तो दैट कि आप उतना रिवाइज भी कर पाओ, बार बार पढ़ भी पाओ। बस हाफ डेस्क वगैरह कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, आप पिछले उठा के 50 साल के पेपर देख लो, कभी नहीं आया। अगर इसे टाइम सफिशिएंट होता तो हम लोग भी करते, ऐसा नहीं है, बट अभी टाइम का भी एक प्रॉब्लम है ना, तो हमेशा ये करा करो कि जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उसको सिलेबस कंप्लीट कर लें, प्रायोरिटी ये रखिए, फेब वाले एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस मैक्सिमम कवर हो। ठीक है, इनको यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे का टॉपिक। सर वो सॉल्यूशन भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ अभी भेज देंगे भाई, भेज देंगे आप तुमको। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।